तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की। जी हां, और काफी अच्छा शो था। 5 साल हो चुके हैं एईडब्ल्यू डायनामाइट को, पता नहीं लगता टाइम कब खत्म हो जाता है। और 5 साल से डायनामाइट चल रही है भाई, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एईडब्ल्यू के लिए है कि 5 साल तक ये बिजनेस में रहे। और आज ही उन्होंने एक और अपनी कमाल की डील अनाउंस कर दी है। ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, बिकॉज मल्टी ईयर टीवी डील एईडब्ल्यू की फाइनली अनाउंस हो चुकी है। और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत गुड न्यूज है कंपनी के लिए, बिकॉज $185 मिलियन पर ईयर, और माना जा रहा है दोबारा 5 साल की डील होने वाली है। तो काफी ज्यादा अच्छी डील उनको मिली है, काफी अच्छे प्राइस पे मिली है। और पे पर व्यूज जो हैं अब उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी चले जाएंगे, यानी कि ज्यादा आईज जो हैं उनकी आ सकती हैं पे पर व्यू के ऊपर। जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह नहीं है कि नेटवर्क खरीद के उसमें इंक्लूडेड तुम्हें पे पर व्यू मिलेगा। वो पे पर व्यू के पैसे अलग से चार्ज करेंगे और नेटवर्क के पैसे अलग से चार्ज करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर बन सकती है, लेकिन अगले 5 साल तक एईडब्ल्यू बिजनेस में रहेगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आराम से वो चलते रहेंगे। और टर्नर स्पोर्ट्स की, जिसके साथ ये एयर होते हैं टीबीएस और टीएनटी पे, माना जा रहा है कि उनका भी कहीं ना कहीं कुछ स्टेक है इस कंपनी के अंदर। और वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो कि कौन कितनी कंपनी ओन करता है, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट शायद तभी उन्होंने एईडब्ल्यू के अंदर करी है, बिकॉज उनके हिसाब से कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे इस टीवी डील पे। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं एक बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए आज आ चुका है भाई, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे जो भी करंट चैंपियंस हैं उनको हमने रैंक करा है कि किस ऑर्डर में वो हारने वाले हैं। यानी कि सबसे आगे, सबसे टॉप में लिस्ट में वो बंदा रहेगा जो कि सबसे लेट हारेगा, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा चलेगी। और इस बारे में भी डिस्कस करा है कि कौन उन्हें हरा सकता है, क्यों हमारे हिसाब से उसकी रेंज ज्यादा चलेगी। और मेरी और रोहित की दोनों की अलग अलग लिस्ट है, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे सारे चैंपियंस के बारे में एक ही पॉडकास्ट में। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। एक स्पेशल एपिसोड की तरह आप इसको ट्रीट करें भाई, और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये 5th ईयर एनिवर्सरी शो था भाई, और आज ये सीधा स्टार्ट होता है एक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की सेगमेंट से, जहां पे दोबारा यहाँ पे पाक और क्लॉडियो बात कर रहे हैं कि कैसे अभी भी ये व्हीलर यूटा का होम है। और जॉन मॉक्सली यहाँ पे बोलते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं अपना रास्ता बना ही लूंगा अब एईडब्ल्यू चैंपियनशिप तक। और ये ब्रायन के हाथ में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक उसकी किस्मत चमक रही है कि वॉशिंगटन जैसी जगह में ही उसका करियर खत्म होगा और उसके बाद लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये काफी अच्छा प्री टेप प्रोमो था। इसके बाद मैच हुआ जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे फॉर द एईडब्ल्यू इंटरनेशनल चैंपियनशिप, विल ऑस्प्रे वर्सेस रिकोशे। और जबरदस्त मैच भाई, इन लोगों ने कमाल कर दिया। जिस तरीके से आज ये मैच देखने को मिला, अनबिलीवेबल ये मैच था। और मैं यही देखना चाहता हूं कि ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल लिमिट्स तक लेके जाएं। और विल ऑस्प्रे के बारे में आई डोंट केयर कौन क्या ओपिनियन दे रहा है, कौन क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि मुझे भाई जितने भी मैच अभी तक मैंने खुद देखे हैं, मेरा ओपिनियन है कि विल ऑस्प्रे इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और रिकोशे एक बार फिर से प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए चैंट्स हो रही थी वो ओवर हैं, तो वो ऑब्वियसली इस चीज को बेटर कंसीडर करेंगे अगर कंपेयर करें इसको जो उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन करने के लिए नहीं, इस मैच की तारीफ करने के लिए आए हैं। और भाई रिकोशे और ऑस्प्रे का जो मैच है पहले एक ड्रॉ में खत्म हो जाता है, तो लोग खुश नहीं थे कि किस तरीके से ये दोनों ने शोल्डर्स मैट पे रख के रेफरी ने डबल काउंट कर दिया और मैच खत्म हो गया। तो ये दोनों रेफरी को बोलते हैं कि हमें रीस्टार्ट करना है, और कॉल आती है सीधा जस्टिन रॉबर्ट्स, टोनी खान वो कहते हैं मुझे बोल रहे हैं मेरे कान में इस टाइम पे कि इस मैच को रीस्टार्ट करो, और दोबारा ये मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब लोगों को जब लग रहा था कि एक विनर मिलेगा, ऐसा तब भी नहीं हुआ, बिकॉज विल ऑस्प्रे को बाहर आके अटैक कर देते हैं कोनोस्के तकेश्ता। और ये ऑब्वियसली डॉन कैलिस फैमिली का काम था, बिकॉज काइल फ्लेचर और डॉन कैलिस जो हैं वो चले जाते हैं अरीना छोड़ के, सिर्फ टकेश्ता वहां पे रह जाते हैं और वो अटैक करते हैं ऑस्प्रे को। तो क्लियरली डॉन कैलिस के दिमाग में कुछ ना कुछ है लास्ट वीक के वो टैग टीम मैच को लेके। लेकिन ये फिर से डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ, जहां विल ऑस्प्रे जीत तो गए बट कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ। तो क्लियरली यहाँ पे एईडब्ल्यू ने रूम छोड़ा है इस मैच को दोबारा करने का। इसके बाद बैकस्टेज टीम मर्सिडीज मने, और वो दिखाती है पिछले 5 साल की एईडब्ल्यू की डायनामाइट की हाइलाइट्स, जिसमें सिर्फ वही थी। तो ऑब्वियसली वो अपने बारे में दोबारा से बात कर रही है, लेकिन एमवीपी वहां पे आते हैं और वो अपना बिजनेस कार्ड दे जाते हैं यहाँ पे मर्सिडीज मने को। तो काफी सारे बिजनेस कार्ड इधर उधर वो फेंक रहे हैं, ओपन फॉर बिजनेस हैं। और अभी हम एमवीपी की कुछ टाइम में बात करेंगे दोबारा। क्रिस जेरिको आते हैं रिंग में और वो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो डायनामाइट के 5 साल नहीं होते।
अगर वो अभी नहीं रहेंगे तो अगले 5 साल भी इतने अच्छे नहीं जाएंगे जितने क्रिस जेरिको की वजह से गए हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि वो आगे ROH चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जो कि AEW की टीवी डील रिन्यू होने पे वो कर रहे हैं। तो ये चीज इतनी मुझे कोई खास नहीं लगी। ठीक है भाई, अगर AEW की कंपनी है ROH तो वो सब ठीक है, लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मिक्स कर देते हैं ना सारी कंपनीज एक साथ, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन द लर्निंग ट्री यहाँ पे आते हैं और वो चैलेंज थ्रो करते हैं, बाहर आ जाते हैं मार्क ब्रिस्को जो कि ऑब्वियसली चैंपियन है। तो काफी इन दोनों के बीच में वर्ड्स तो एक्सचेंज हुए, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था इस सेगमेंट का वो यही था कि क्रिस जेरिको बोलते हैं मार्क को कि अगर तेरा भाई जे आज जिंदा होता तो वो तुझसे वे बेटर चैंपियन बनता, वो शायद मुझे हरा भी पाता, पर तेरा कोई चांस नहीं है। तो ये थोड़ी लिमिट उन्होंने क्रॉस करी और इसकी वजह से उनको मुक्का पड़ता है और उसके बाद चैलेंज उनका एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये मैच होगा फॉर द ROH चैंपियनशिप। इसके बाद बैकस्टेज डार्बी एलिन थे, ये भी एक प्री टेप प्रोमो था। कहीं वो बैठे हुए हैं भाई ये अंधेरी सी जगह में किसी पार्क में या तो कहीं पे, और वो बात करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं किस तरीके से एक बार वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे और पीछे से कुछ लोग बैठ के उन पे थूक रहे थे, तो उनकी वहां पे लड़ाई हो गई। और उस टाइम उन्होंने सीखा था कि अगर तुम्हें बुली करा जा रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। और उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई किस तरीके से जब जॉन मॉक्सली उनको बुली कर रहे थे तो वैसे ही वो उनको जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और ऑब्वियसली डार्बी एलिन की AEW चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथों से चली गई है। तो अब वो ओपन चैलेंज थ्रो करते हैं यहाँ पे, और वो रेसल ड्रीम के लिए चैलेंज थ्रो कर चुके हैं कि भाई जिसको आना है सामने मेरे आ सकता है, लड़ सकता है। आप लोगों के ओपिनियंस में नीचे कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि कौन वो बंदा हो सकता है जो यहाँ पे अपना रिटर्न करे या फिर अपना एक डेब्यू कर सकता है AEW के लिए। क्या वो बॉबी लैशली हो सकते हैं, उस तरीके का कोई सुपरस्टार जो डार्बी एलिन के सामने एक सरप्राइज की तरह आए एट रेसल ड्रीम। लेकिन ये ओपन चैलेंज ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद हैंगमैन एडम पेज का मैच हुआ जूस रॉबिन्सन के साथ, और ये फ्यूड बनाई जा रही है भाई कोलिजन से। तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि कोलिजन मैं देखता नहीं हूं, तो उतना मेरा इंटरेस्ट इस मैच के अंदर नहीं था, लेकिन मैच वाइज ये मैच काफी डिसेंट मुझे लगा और बक शॉट लैरेट लगा के हैंगमैन एडम पेज जीत भी जाते हैं। लेकिन जो कमाल की चीज इस मैच के बाद देखने को मिली वो था जे वाइट का रिटर्न, बिकॉज वो आके हैंगमैन को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी समय से वो भी गायब थे। तो जूस रॉबिन्सन के लिए उन्होंने सेव भी करी, लेकिन हैंगमैन पेज वर्सेस जे वाइट ऐसा लग रहा है अगली फ्यूड हो सकती है। इसके बाद रिंग में आते हैं प्राइवेट पार्टी, जिनका पहले मैच होता है आयरन सैवेजेस के साथ, जहां पे वो जीत जाते हैं। और उसके बाद देखने को मिलता है कि वो चैलेंज करते हैं यंग बक्स को फॉर द टाइटल्स। यंग बक्स पहले ऐसा लगता है बाहर आके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं जबकि वो अपने रेसलिंग गियर में थे। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट पार्टी को अटैक कर देते हैं जैक पेरी, और यंग बक्स भी वहां पे आ जाते हैं। लेकिन जो सेव करने के लिए यहाँ पे आते हैं वो है कात्सुयोरी शिबाटा, जिन्होंने अर्लियर इन द शो जैक पेरी को भी चैलेंज किया था और उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया था फॉर द TNT चैंपियनशिप। लेकिन आई थिंक ये रैमपेज के लिए 6 मैन टैग टीम मैच जो है ऑफिशियल हो चुका है, जहां पे यंग बक्स एंड जैक पेरी लड़ने वाले हैं प्राइवेट पार्टी और शिबाटा से। इसके बाद ब्रायन डैनियलसन का ये प्री टेप प्रोमो जहां पे वो बात कर रहे हैं AEW के बारे में। वो कहते हैं कि एक ही चीज मेरे दिमाग पे चल रही है, वो है जॉन एफिंग मॉक्सली, बिकॉज उसका ये टाइटल नहीं है, लेकिन मेरा भी टाइटल मैं इस पॉइंट पे इसको नहीं समझ रहा। ये AEW का टाइटल है, ये लोगों का टाइटल है। और इसी वजह से वो कहते हैं आज मैंने ओकाडा को चैलेंज करा है, बिकॉज ओकाडा ने इस बात को प्रूव करी थी कि उसने मेरी बॉडी तोड़ दी लेकिन मेरा स्पिरिट नहीं तोड़ा, और वो चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। और ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन विद बोथ टाइटल्स ऑन द लाइन मेन इवेंट था आज के इस शो का। इसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर का मैच होता है सीरीना डीप के साथ। एक बार फिर से मुझे कुछ भी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आया। आई डोंट नो ब्रिट बेकर के साथ क्या हो रहा है भाई, इतनी अच्छी फ्यूड के बाद मर्सिडीज के साथ वो लड़ रही थी, उसके बाद क्या हो गया समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ वो जीत जाती हैं लॉक जॉ लगा के, और मैच के बाद क्वीन अमिनाटा बचाती है उनको जब सेरीना डीप अटैक कर रही थी। इसके बाद हुक की सेगमेंट ये एक बार फिर से बैकस्टेज इंटरव्यू रहने पकेट के साथ, और टैज को आज किसी ने अटैक कर दिया था, कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन टैज कमेंट्री पे नहीं थे, वो वापस चले गए अपने घर। और हुक इस प्रोमो में बोलते हैं कि जिसने भी वो किया मैं उसको ढूंढूंगा और उसको मैं पता लगा के रहूंगा। लेकिन इसके जस्ट बाद क्रिश्चियन केज का एक प्रोमो एयर होता है जहां पे वो अपने प्रोमो के अंदर हुक का वर्ड यूज करते हैं, मतलब हुक को नहीं बोलते लेकिन हुक वर्ड उनके प्रोमो में जरूर था। और वो ऑब्वियसली बात कर रहे थे कि कैसे अब ये डील साइन हो चुकी है टीवी की, तो ये तय ही है कि अब मैं चैंपियन बनूंगा कैश इन करके। लेकिन भाई हुक के बारे में उन्होंने जब मेंशन करा, ये वर्ड यूज किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं क्या क्रिश्चियन केज ही वो बंदा तो नहीं है जिसने टैज को अटैक करा, और शायद नई फ्यूड यहां से स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट में MVP बात कर रहे थे और वहां पे आ जाते हैं प्रिंस नाना, और वो बोलते हैं कि एक टाइम पे मैं रेसलर था MVP, शायद ये बात तू भूल रहा है, और अगर आज भी मुझे अपने बूट्स वापस लेस करने पड़ जाएं तो तेरे अगेंस्ट में मैच लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन MVP कहते हैं भाई मैं कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं हूं जो आके तू मेरे पास कंप्लेंट कर रहा है, अगर तेरे को कंप्लेंट करनी है तो जा उस बंदे को कर। और साइड में कैमरा घूमता और वहां खड़े हैं शेल्टन बेंजामिन। जी हाँ,
शेल्टन बेंजामिन का AEW डेब्यू आज देखने को मिला और वो प्रिंस नाना की कॉफी लेके पीते हैं और कहते हैं कॉफी तो अच्छी, और वहां से चले जाते हैं। तो वन बाय वन पहले आए MVP शेल्टन बेंजामिन, अब मे बी सेड्रिक अलेक्जेंडर, एंड देन फाइनली बॉबी लैशली आके जो है वो फॉर्म कर सकते हैं हर्ट बिजनेस। आई कांट वेट फॉर इट, और हो सकता है कि रेसल ड्रीम 12 अक्टूबर को जब होगी वहीं पे बॉबी लैशली का भी डेब्यू हमें देखने को मिल जाए। पर धीरे धीरे जैसे इसको बिल्ड करा जा रहा है वो मुझे देख के बहुत मजा आया। और फाइनली शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पे डबल चैंपियनशिप मैच हुआ, ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस काजुचिका ओकाडा। और भाई रेसलिंग वाइज तो कुछ कंप्लेंट आप कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से आज प्रॉमिस करा गया था कि डायनामाइट में ओवर टाइम होने वाला है, यानी कि 30 मिनट तक का स्लॉट मिला हुआ है, शो खत्म होने के बाद भी तुम जितना ओवर जाना चाहते हो जा सकते हो। तो जितना लंबा ये मैच चलना था इन्होंने चलने दिया और उस चीज का पूरा फायदा उठा लिया यहाँ पे इन दोनों ने, बिकॉज व्हाट एन अमेजिंग मैच भाई। ओकाडा और ब्रायन इनके रेसलिंग स्टाइल्स बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और उसी चीज का फायदा भी उठाया गया। और इतना नहीं, हमें आज देखने को मिला कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को फिनिशर्स भी लगा दिए अपने एक दूसरे के। रनिंग नी लगाई ओकाडा ने और उसके बाद रेन मेकर लगाया ब्रायन डैनियल्सन ने, लेकिन वो भी काफी नहीं था। लेकिन फाइनली इस मैच की एंडिंग इस तरीके से हुई जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पाक और क्लॉडियो आ जाते हैं रिंग साइड पे। वो एक डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं ओकाडा के लिए, और ब्रायन यहाँ पे फटाफट से उसका फायदा उठाते हैं और पिन कर देते हैं ओकाडा को। तो भाई ये ओकाडा जबकि इस बात से खुश नहीं थे, वो मैच के बाद दोबारा एक रेन मेकर लगाते हैं और ऑब्वियसली जॉन मॉक्सली और ये सब आ जाते हैं अटैक करने एक बार फिर से ब्रायन को, लेकिन सेव करने के लिए फाइनली हमें देखने को मिले व्हीलर यूटा। जी हाँ, उनके हाथ में एक हथौड़ा था और भाई जॉन मॉक्सली आ जाता है रिंग के अंदर और एकदम से स्टेयर करना स्टार्ट कर देते हैं व्हीलर यूटा को और उनसे हथौड़ा छीन लिया जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद माइक उठाते हैं व्हीलर यूटा और कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रायन डैनियल्सन की चैंपियनशिप तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे थ्रू होके जाना पड़ेगा। और फिर ब्रायन माइक लेके चैलेंज कर देते हैं आई थिंक नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के लिए, जहां पे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का मैच होगा अगेंस्ट ब्रायन डैनियल्सन एंड व्हीलर यूटा। तो ये टैग टीम मैच होगा पाक एंड क्लॉडियो का वर्सेस ब्रायन एंड व्हीलर यूटा। और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस एंडिंग के आज शो में देखने को मिली वो ये कि जॉन मॉक्सली माइक लेके बोलते हैं कि ये जो सब मैं कर रहा हूं ना ब्रायन, ये खुद के लिए नहीं कर रहा, बिकॉज अगर खुद के लिए कर रहा होता तो तेरी चैंपियनशिप मैं कब से छीन चुका होता। ये मैं किसी पर्पस के लिए कर रहा हूं, किसी के इशारों पे कर रहा हूं। और इससे बड़ा हिंट गाइस हमको क्या ही मिलेगा, जिस तरीके से आज क्रिस्टोफर डैनियल्स ने यंग बक्स का भी मैच बनाया, उनका दिमाग खराब हो रहा था। जिस तरीके से ब्रायन डैनियल्सन बोल रहे हैं ये AEW की चैंपियनशिप है, मेरी नहीं है, मॉक्सली की नहीं है। मॉक्सली को उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वॉर इस वजह से हो रही है बिकॉज पॉलिटिकली जो पावर चल रही है AEW में, उस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, ये बात करी जा रही है कि शेन ओमैक इज बिहाइंड ऑल दिस। तो भाई आज जो देखने को मिला वो अनबिलीवेबली एक बार फिर से आइडिया देता है, और कमेंट्री पे भी ये बात बोली जा रही थी कि आखिर कौन है इस चीज के पीछे, कौन है जो इस पूरी चीज को पीछे से बैठ के आराम से पपेट शो की तरह चला रहा है। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे जरूर दें और अपने आइडियाज थॉट्स टीवी डील के बारे में भी कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।